तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे फालेसी, ठीक है? फालेसी क्या होता है? फालेसी से पहले की क्या बातें हैं वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो फालेसी का मतलब होता है एरर। जब किसी सेंटेंस में एरर आ जाए, सेंटेंस से मतलब है कि जो हमारी प्रीपोजिशंस और कंक्लूजन के बारे में हमने पढ़ा था, पीपीसी से सभी आप परिचित हो चुके हैं अभी तक कि क्या होता है पीपीसी? पी मतलब प्रीमाइसेस, पी वन पी टू, तो दो पी हो गया, तो इसलिए पीपी, और सी मतलब कंक्लूजन, ठीक है? तो ये होता है हमारा पीपीसी। तो पीपीसी में अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, हम एरर को फालेसी बोलते हैं, ठीक है? तो दो तरीके की हम फालेसी पढ़ते हैं, एक होती है फॉर्मल फालेसी, है ना? एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल मतलब जब आप नाम से ही देख रहे हो फॉर्म, ठीक है? FORM, फॉर्म मतलब अगर फॉर्म में मतलब के स्ट्रक्चर में अगर कोई इशू है, ठीक है? आपके जो पीपीसी का जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में जो अगर कोई इशू है, तो उससे रिलेटेड जो फालिसीज होती है वो होती हैं फॉर्मल फालिसीज, ठीक है? अगर कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब मीनिंग कुछ उल्टा सीधा निकल के आ रहा है, या फिर कुछ चीजें इनडायरेक्टली बोल दी जाती है, या अर्थ से संबंधित अगर कोई हमें खामी दिखाई देती है, तो उस तरीके की फालिसीज को हम बोलते हैं इनफॉर्मल फालिसी, ठीक है? यहाँ एक एक शब्द में लिखा है कि अगर फॉर्म में मतलब स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फॉर्मल फालिसी होगी, अगर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो इनफॉर्मल फालिसी होगी, ठीक है? तो ये होता है कि क्या है फॉर्मल और क्या है इनफॉर्मल। अब इनके अंदर बहुत सारी आप फालिसीज पढ़ेंगे। फॉर्मल के अंदर आएंगी कम से कम भी 10-15 तो आप पढ़ोगे आज, और इससे कहीं ज्यादा आपकी इनफॉर्मल में है, लेकिन हम जरूरी जरूरी ही पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमने समझ लिया कि फालिसी क्या है, फॉल्स है, एरर है, ठीक है? दो तरीके की होती है फालिसी, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है हमारी इनफॉर्मल। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरीके के हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा प्रीमाइस वन, दूसरा होता है हमारा प्रीमाइस टू, और जो थर्ड स्टेटमेंट होता है वो इन प्रीमाइसेस के बेसिस पे जो निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पीपीसी, ठीक है? पीपीसी हो गया। अब इस कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं, ये प्रीमाइस और कंक्लूजन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है? आर्ग्यूमेंट, ये आप कंप्लीट लिख लेंगे। अब आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, या तो वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड होगा, या तो वैलिड होगा या फिर क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट रहता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। जैसे हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के हमें दो चीजें चेक करनी रहती है। फर्स्ट हमें देखनी होती है वैलिडिटी, वी फॉर वैलिडिटी, और दूसरा हमें देखना है साउंडनेस, ठीक है? कि हमने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लिया, वैलिडिटी से मतलब है लॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब पीपीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपीसी मतलब प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू एंड कंक्लूजन, ठीक है? अगर पीपीसी में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब वहीं पर ही हमने फालेसी फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है? ये कौन सी वाली फालिसी होगी जो हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है? अगर इन केस आपके पीपीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है स्ट्रक्चर, उसके बाद हम साउंडनेस चेक करते हैं कि वो साउंड है कि नहीं। साउंडनेस से मतलब क्या होता है कि जो कंटेंट है, जो स्टेटमेंट है, वो इन रियलिटी ट्रू है या नहीं है, ठीक है? लेकिन एक दूसरी बात यह है, अगर वैलिडिटी में ही खामी पता चल जाएगी तो यहीं पर ही फालिसी हो जानी है, फिर आप साउंडनेस को चेक नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे वैलिड हो गया, उसके बाद ये सेकेंड स्टेप है साउंडनेस और को चेक करना कि साउंड है या साउंड नहीं है, ठीक है? तो ये दो चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने फालेसी की तरफ कि फालेसी हमने देख लिया कि दो तरह की होंगी, एक होगी फॉर्मल फालेसी, दूसरी होगी हमारी इनफॉर्मल फालेसी, जिसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो हम अपनी फॉर्मल फालेसीज को पढ़ेंगे, ठीक है? जिसमें से आप दो तीन पढ़ भी चुके थे।
पहले मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं कि हमने देखा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट होती है, उसके आधार पे हमारा कंक्लूजन होता है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। प्रेमाइज से हम समझ चुके हैं कि जो प्रेमाइज क्या P1 P2 और उसके आधार पे जो हम अपना क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन का जो बेस होता है वो प्रेमाइज होता है, प्रेमाइज के बेसिस पे ही तो आप कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, कंक्लूजन, अभी कंक्लूजन आ गया कि प्रेमाइज के आधार पे द फाइनल स्टेटमेंट इन द आर्ग्यूमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट होता है, क्योंकि हमारे पास तीन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, दो प्रेमाइज होते हैं और एक कंक्लूजन होता है, तो थर्ड वाला होता है हमारा कंक्लूजन, जो कि फाइनल स्टेटमेंट का कहलाता है। ठीक है, और इसके पहचान ये होती है, बहुत बार अगर पीपीसी ना लिखा हुआ हो कंक्लूजन, तो देयर फोर लिखा होगा कि दो आपको आर्ग्यूमेंट दे दिए, प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू दे दिया, देयर फोर मतलब इसीलिए या इस कारण, तो वो आपका कंक्लूजन के तरह से सामने आ रहा है। ठीक है, फिर ये दोनों क्या चीज है, ये हम अभी पढ़ेंगे, मोडस पोनेंस और मोडस टॉलेंस। ठीक है, फालेसी का आपको बता दिया कि क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या क्या रूल है। ये रूल मैंने आपको कल स्लाइड दिखाई थी, इसे देख के अभी घबराना नहीं है, एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं, पहले हम आ जाते हैं कि मॉडस पोनेंस एंड मॉडस टॉलेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, ये लैटिन शब्द है। क्या है ये, लैटिन शब्द है। तो इनको और क्या बोलते हैं, जो मॉडस पोनेंस है इसको बोलते हैं अफिम बाय अफर्मिंग। ठीक है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट क्या मतलब, दो चीजें हैं इसमें, एक है कॉन्सिक्वेंट, एक है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट वाला क्या है और एंटीसीडेंट वाला क्या है, ये एक एक करके हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब मॉडस टोलन क्या है, द वे दैट डिनाइज बाय डिनाइंग। ठीक है, मतलब दो आपको दो तरीके के यहाँ पे स्टेटमेंट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको पॉजिटिव वाला, एक मिलेगा आपको नेगेटिव वाला। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला है उसको बोलेंगे हम मॉडस पोनेंस, और जो नेगेटिव वाला है उसको बोलेंगे मॉडस टॉलेंस। ठीक है, या फिर इसको मैंने स्लैश करके लिखा है, इसमें फाइल से ही हमें फाइंड आउट करनी है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, और मॉडस टॉलन को बोलते हैं डिनाइंग द एंटीसीडेंट। ठीक है, अब इनके लिए ना कंडीशंस होती हैं कि किस कंडीशन में ये वैलिड होगा और किस कंडीशन में ये वैलिड नहीं होगा। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल देखो, मोडस पोनेंस वाला, इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, ए इज ट्रू देयरफॉर बी इज ट्रू। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ए बी बी ए, इसमें कहीं नोट नहीं लगाना, नेगेटिव नहीं आया, तो इसका मतलब ये अफर्मिंग वाला है, मॉडस पोनेंस वाला है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमने इस पार्ट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये हमने ये ए वाला ही रिपीट हो गया। ठीक है, सॉरी ये ए है ना, रिपीट हुआ है, ए इज ट्रू, और ये है बी। रुको इसको ठीक करती हूँ। हम्म, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये फिर से ए आ गया यहाँ पे, ए, और ये आ गया हमारा बी। तो क्या स्ट्रक्चर है, ए बी ए बी। ठीक है, ए बी ए बी, लेकिन तो ये ए बी वाला जो होता है ये वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये आ जाए ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, फिर यहाँ पे आ जाए बी इज ट्रू देयरफॉर ए इज ट्रू, तो ए की जगह बी आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या क्या स्टेटमेंट बनेगा, ए बी बी ए, ये बनेगा। तो ये क्या होता है, मोडस पोनेंस में इनवैलिड होता है। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाए ना, ए बी बी ए, तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी मॉडस पोनेंस फालेसी हो गई है, या फिर अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फालेसी हो गई है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि मॉडस पोनेंस में क्या वैलिड होगा, ए बी वैलिड होगा, और ए बी ए इनवैलिड होगा। तो अगर ए बी आ जाता है तो फालेसी हो जाएगी मॉडस पोनेंस वाली, जिसे हम अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फालेसी बोलते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई कि ये ए बी कैसे देखा, एक और बार मैं समझा देती हूँ। जैसे कि आपके पास ये स्टेटमेंट है दैट इट इज ब्राइट एंड सनी टुडे। ठीक है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट है, ऊपर वाला है, ये है आपका मास्टर स्टेटमेंट। ठीक है, इफ इट इज ब्राइट एंड सनी टुडे देन
आई विल वियर माई सन ग्लासेस। तो जो देन वाला पार्ट है ना, इसको आप हाईलाइट कर लो। देन के लेफ्ट वाला आपका ए हो जाएगा, ठीक है, और बाद वाला आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ब्राइट एंड सनी टुडे क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक। आई विल वियर माई सन ग्लासेस आपका बी हो गया। अब इसके बेसिस पे इन्होंने दूसरा मतलब बाकी के दो स्टेटमेंट दिए हैं, है ना, चार स्टेटमेंट देख रहे हैं ना हम, ए बी देख रहे हैं। तो दो तो ये हो गए, ए देन से पहले वाला ए हो गया और देन के बाद वाला बी हो गया। अब हमें देखना है सेकंड स्टेटमेंट में कौन सा रिपीट हो रहा है। इट इज ब्राइट एंड सनी टुडे हो रहा है, जिसको हमने ऊपर ए देखा था। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। देयरफॉर आई विल वियर माई सन ग्लासेस, तो ये हमने ऊपर क्या देखा अभी कि इसको हमने बी माना, तो हम इसके आगे भी बी लिख देते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बन के आया, ए बी ए बी, ए बी आया ना, ए बी ए बी। तो इसका मतलब ये वैलिड है, ठीक है। अगर ये बी वाला ऊपर आ जाता और ए वाला नीचे आ जाता तो फिर क्या स्ट्रक्चर बनता, ए बी बी ए बनता, ठीक है। इसको अब्बा बोलो, ए बी बी ए अब्बा। तो इसके फिर अब्बा आ जाता अगर मॉडस पोनेंस में, तो फिर क्या हो जाता, ये इनवैलिड हो जाता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए बी वैलिड होगा और ए बी बी ए इनवैलिड होगा। क्या ये समझ में आया आपको, समझ आया तो बताओ मुझे कि हमने ये कैसे देखा, ए बी बी ए कैसे देखा हमने, और मॉडस पोनेंस में कौन सा वैलिड होगा और कौन सा इनवैलिड होगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया है तो आपको मॉडस टोनल तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसका ऑपोजिट है, ठीक है। मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। ऑपोजिट कैसे, यहाँ पे तो था आपका ए बी वैलिड, ठीक है। यहाँ पे तो था आपका ए बी वैलिड, ठीक है। और यहाँ पे इनवैलिड क्या था आपका, अब्बा, ए बी ए, बी ए क्या था यहाँ पे, इनवैलिड था, ठीक है। यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे बी ए वैलिड है और ए बी जो है आपका इनवैलिड है, ठीक है। ये है आपका इनवैलिड, ठीक। तो ये हम देखेंगे, लेकिन फर्क क्या है फिर, फर्क ये है कि इसमें तो आएंगे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस, मतलब नोट नहीं लगा। टोलन वाले में आएंगे आपके नेगेटिव, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, ठीक है। तो नेगेटिव वाले आएंगे, नोट, नोट, ठीक है। तो यहाँ और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसी तरीके का रहेगा आपका, इफ इट इज ब्राइट, इसके बेसिस पे दोनों निकाले हैं, मॉडस पोनेंस भी और मॉडस टोलेंस भी दोनों आए हैं। तो इसके बेसिस पे हमने मॉडस पोनेंस देखा था कि ये वाला आया है। अब हम देख रहे हैं मॉडस टोलेंस कैसा आएगा, ठीक है। हमें पता है कि ए बी ए सही होता है यहाँ पे मॉडस टोलन में। तो ए बी तो ये आ गया हमारा, इफ इट इज ब्राइट एंड सनी टुडे देन आई विल वियर माई सन ग्लासेस। तो ये हमने देखा था, ये हमारा था ए, ये हमारा था बी। तो जो इसका है ना नोट वाला क्या होता है इसमें, ए बी, फिर होता है नॉट बी, नॉट ए, ठीक है। इस तरीके से आता है, ठीक है। नोट लगा होता है नेगेटिव वाला ये। तो ये आपका मॉडस टोलन वाला है। तो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, हमें पता है ये ए है ये बी है। फिर देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आया है, आई विल वियर नोट, तो नोट लग गया। फिर आगे क्या है, वियर माई सन ग्लासेस, तो वेयर माई सन ग्लासेस कौन सा वाला स्टेटमेंट है, यहाँ हमने देखा बी है, ठीक है। तो यह क्या आ गया, बी आ गया। देयर मतलब ये कंक्लूजन है, देयरफॉर आ गया। तो इट इज नॉट ब्राइट एंड सनी टुडे, नोट लग गया। और ये ब्राइट एंड सनी टुडे क्या है, ए है, ठीक है। तो क्या बन गया, ए बी तो ऑलरेडी था ही, फिर बी ए और आ गया। तो ए बी ए हो गया हमारा कंप्लीट, मतलब कि ये वैलिड है। अगर ये उल्टा होता, मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा होता ए बी तो यहाँ पे वो इनवैलिड हो जाता। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नीचे वाला एग्जाम्पल सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, यहाँ पे अब देखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे एक एक करके, ठीक है। कमेंट में जल्दी जल्दी बताना। ये हमें फर्स्ट दिया है, इफ इट इज अ कार देन इट हैज व्हील्स
इट इज अ कार देयरफॉर इट हैज व्हील्स। बताओ क्या बनेगा इसमें, कौन सी फालेसी आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, है ना। ये है आपकी ए बी, ए बी, तो फालेसी है कि नहीं है, ए बी तो है क्या? पहले वाली में ए बी तो वैलिड था ना, नहीं है फालेसी, ठीक है। मतलब ये करेक्ट है हमारा, इसमें कोई फालेसी नहीं है। अगर बी ए आता तब यहाँ पे फालेसी होती। देखो हमने देखा था ना यहाँ पे ए बी इज वैलिड और बी ए इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे फालेसी नहीं है। अब आगे देखो, इफ इट इज अ कार देन इट हैज व्हील्स, इट डज नॉट हैव व्हील्स देयरफॉर इट इज नॉट अ कार। इसका बताओ क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बताओ और फिर ये बताओ फालेसी है कि नहीं, ठीक है। बी ए आ गया, ठीक है, और नॉट लगा है साथ में, तो एंटीसीडेंट आ गया, ठीक है। वैलिड है कि नहीं है, फालेसी है कि नहीं है, फालेसी है, भूल गए अभी, तुरंत ही भूल गए हैं। कहाँ है फालेसी, नेगेटिव वाला है ना, मतलब डिनाइंग द एंटीसीडेंट मॉडस टॉलन वाला है जिसमें नोट लगा था, और यहाँ पे क्या वैलिड है, बी ए वैलिड है, ए बी नॉट वैलिड है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसमें फालेसी नहीं है, ठीक है ये, ठीक। अब थर्ड वाला देखो, इफ इट इज अ कार देन इट हैज व्हील्स, तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, इट हैज व्हील्स मतलब कि ये हो गया हमारा बी, देयरफॉर इट इज अ कार, ये हो गया हमारा ए। अब ये बन गया आपका बी ए। अब मुझे बताओ ये वैलिड है कि इनवैलिड है, नॉट वैलिड। और कौन सी वाली फालेसी वाला है ये, मॉडस टोलन है या मॉडस पोनस है, एमपी है कि एंटी पोलन वाली है ना, ये है एमपी, शॉर्ट में लिख लेते हैं एमपी है, और ये है हमारी नॉट वैलिड फालेसी हो गई इसमें, क्योंकि एमपी वाले में पॉजिटिव साइन होते हैं, ये पॉजिटिव है, और उसमें ए बी वैलिड होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इफ इट इज अ कार देन इट हैज व्हील्स, इट इज नॉट अ कार देयरफॉर इट डज नॉट हैव व्हील्स। अब बताओ, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ए बी। अब बताओ, है ना, इनवैलिड है, क्योंकि ये तो नेगेटिव टोलन वाला आ गया, एम्प्टी आ गया, है ना। और जब एम्प्टी में हमने देखा था ए बी होता है, वहां बी ए हमारा वहां पे वैलिड होता है, और ए बी हमारा नॉट वैलिड होता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीजें, ये तीन चार एग्जाम्पल और हैं, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नीचे मैंने आंसर भी दिए, ठीक, ये दिया है यहाँ पे, सेम वही है, और ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अभी तो हमने शॉर्ट में देख लिया एमटी एमपी, तो उस उनकी फालेसी को क्या बोलते हैं, अगर एमपी में फालेसी आए तो फालेसी ऑफ अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट होती है ना, और एमटी में आएगी तो फालेसी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट होती है, ठीक है। एंटी से समझ लो, एंटी वाला नेगेटिव वाला हो गया एंटी, और कॉन्सिक्वेंट वाला पॉजिटिव वाला हो गया, ठीक है। तो जो ए है वो कॉन्सिक्वेंट है और जो बी है वो एंटीसीडेंट है। क्लियर हो गया आपको, ये दोनों मॉडस टॉलन मॉडस पोलन ये दोनों हमने सीख लिए, यहाँ तक अगर अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाली पे, अफर्मिंग आ डिसजंक्ट, क्या है ये, देखो। अब इसमें क्या है, द फॉर्मल fallacy ऑफ affirming a disjunct also known as the fallacy of alternative disjunct or false exclusionary disjunct occurs when a deductive argument takes the following logical form, मतलब a और b, a therefore not b। मतलब अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो हमें तो पता है कि वैसे ही थर्ड वाला नेगेटिव नहीं आनी, पहले तो हम ऊपर ऊपर से देख के यही देख लेंगे कि ऑब्वियसली फालेसी होगी ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द फालेसी लाइज इन कंक्लूडिंग दैट वन डिसजंक्ट मस्ट बी फॉल्स,
बिकॉज ऑफ द अदर डिस्जंक्ट इज ट्रू। अब यहाँ फॉल्स होने के लिए क्या होना जरूरी था, इन दोनों में से एक फॉल्स होता, मतलब दोनों में से एक भी नेगेटिव होता, तभी तो हम कंक्लूजन पे नेगेटिव में पहुंचते ना। लेकिन यहाँ दो तो दोनों ऊपर पॉजिटिव दे दिया और लास्ट में नेगेटिव दे दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फालिसी है। ठीक है, द fallacy ये हमने देख लिया। अच्छा, द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इंडिकेट द अनसाउंडनेस, तो ये क्या हो जाएगा, अनसाउंडनेस ऑफ अफर्मिंग अ डिसजंक्ट। तो इस वाली fallacy का नाम आपका ये भी हो सकता है, और जो ऊपर लिखा है मैंने अफर्मिंग अ डिसजंक्ट वो भी हो सकता है। एक एग्जांपल देखो, मैक्स इज अ मैमल और मैक्स इज अ कैट, मतलब कि कैट जो है वो मैमल है, ठीक है। मैक्स इज अ मैमल, देयरफॉर मैक्स इज नॉट अ कैट। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनसाउंड बता रहा है, क्योंकि एक सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होंगे, तो इन्होंने नेगेटिव बता दिया। तो इन्फ्रेंस क्या है, अनसाउंड है, बिकॉज ऑल कैट्स बाय डेफिनेशन आर मैमल, जितनी भी कैट्स होती हैं वो मैमल होती है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैक्स क्या है, मैमल है, और मैक्स कैट है, और ये लास्ट में बोल दे रहा है यहाँ पे कि मैक्स जो है वो कैट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अनसाउंड आ गया। ठीक, तो ये वाली हो गई अफर्मिंग अ डिसजंक्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी, बहुत ही आसान आसान है, अब तो आप फटाफट कर लोगे, फॉर्मल सेलोजिस्टिक फालिसीज, है ना। तो इसमें क्या है, देखो, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव प्रीमाइस से अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन निकल के आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब कि आपके पास ये है, जैसे एग्जांपल है, ऑल मेल्स आर शार्क, पॉजिटिव है। नो शार्क आर डेंजरस, नेगेटिव हो गया। सम मेल्स आर डेंजरस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता। ठीक है, अगर दो प्रीमाइसेस में से कोई एक भी अगर नेगेटिव है ना, कोई एक भी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव दिया था लेकिन कंक्लूजन इन्होंने पॉजिटिव दे दिया, तो यहाँ पे कौन सी वाली फालेसी हो गई, इलिसिट नेगेटिव भी बोल सकते हैं इसको, और ये नाम भी आ सकता है एग्जाम में, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। आप इसका मतलब समझोगे तो वैसे ही समझ में आ जाना है। ठीक है, अफर्मेटिव कंक्लूजन मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन आया फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस, एक नेगेटिव प्रीमाइस था फिर भी इन्होंने पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है fallacy ऑफ एक्सक्लूसिव और नेगेटिव प्रीमाइसेस। इसका क्या मतलब है, अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म दैट इज इनवैलिड बिकॉज बोथ ऑफ इट्स प्रीमाइसेस आर नेगेटिव। देखो, हम मैथ्स में तो पढ़ते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव होता है प्लस, ठीक है, लेकिन जब हम सेलोलिज्म पढ़ते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव होता है नो कंक्लूजन। ठीक है, नो कंक्लूजन। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि आपको कंक्लूजन दिया है, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव में अनसाउंड आएगा। ठीक है, या फिर आएगा आपका इनवैलिड, इनवैलिड लिख दोगे आप उसको। ठीक, और बेस्ट तो ये है, अगर नो कंक्लूजन का आपके पास ऑप्शन है तो आप नो कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका, एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, ठीक, तो आपका ये क्या रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो मैथ्स वाला था तो इसको तो अभी फिलहाल यहाँ पे भूल जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, नो कंक्लूजन, इफ अगर आपको कंक्लूजन दिया भी हुआ है तो वैलिड बट अनसाउंड आ जाएगा। ठीक है, या तो आपके पास नो कंक्लूजन ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर दिया जाएगा इन वैलिड बट अनसाउंड। ठीक है, वैलिड बट अनसाउंड ये लिखा आएगा। ठीक है, तो इनमें से आप कर लेंगे, देखो जैसे नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, यहाँ भी नोट है यहाँ भी नोट है, फिर भी इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी, फालेसी हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन। ठीक है, नो कैट्स आर डॉग, some dogs are not pet, therefore some pets are not cat। ठीक है, तो इन्होंने अगर यहाँ भी दोनों नेगेटिव थे फिर भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ भी फालेसी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये सही फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारा रूल है कि न माइनस माइनस क्या होता है, नो कंक्लूजन होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन।
फिर आता है आपका fallacy of four term। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? हम 3 टर्म पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ रहे थे? एक तो हमारी थी, कौन सी टर्म होती है हमारी? मेजर टर्म होती है। फिर हमारी मिडिल टर्म होती है, और एक हमारी क्या होती है? माइनर टर्म होती है। माइनर टर्म, ठीक है। एक होती है हमारी मेजर टर्म, एक होती है हमारी मिडिल टर्म। ठीक है, तो 3 टर्म होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 3 की जगह 4 टर्म दे दे आपको, तो fallacy ऑफ 4 टर्म हो जाएगी। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये 3 वाला ही दिखा देते हैं। फिश फाइंस गोल्ड फिश, फिश गोल्ड फिश फाइंस। तो कितनी कितनी टर्म हो गई आपके पास? एक तो हो गई गोल्ड फिश, ठीक है, एक हो गई आपके पास फाइंस। ये हो गई हमारी मेजर टर्म, और ये हमारी हो गई माइनर टर्म। मिडिल टर्म क्या है? फिश, फिश है। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स है। लेकिन जब हमारे पास 4 टर्म हो, मतलब एक हो गई फिश, एक हो गई फाइन्स, एक हो गई गोल्ड फिश, और एक हो गई ह्यूमन। कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास? 4 टर्म हो गई। तो 4 टर्म हो गई, तो मतलब फालेसी हो गई, और नाम क्या हो गया? फालेसी ऑफ 4 टर्म्स। और ये इसका लैटिन नेम है ना, क्वाटेरिनियो टर्मिनोरियम, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो पहचान लेना कि क्या है, ये भी नाम आ सकता है ना। ठीक, अब है हमारी फालेसी ऑफ एम्बिग्यूअस मिडिल टर्म या फालेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? fallacy of ambiguity involves some confusion over meaning, specifically over the members referred to by a term used in the argument। अब अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक होती है हमारे पास मिडिल टर्म। ठीक है, अब क्या है? अब इसका एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है? एम्बी से हम क्या समझते हैं? एमबी से मतलब समझते हैं हम दो से। ठीक है, मतलब कि अगर एक शब्द के दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? एनी बेल रिंग्स। बेल के साथ में रिंग यूज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? रिंग का मतलब बजना। ठीक है, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ ब्यूटीफुल से क्या क्या मतलब है हमारा? रिंग से मतलब अंगूठी से है। ठीक है, तो रिंग रिंग नाम शब्द तो सेम है, लेकिन मतलब दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। सम बेल्स आर ब्यूटीफुल। क्या ये आपको साउंड लग रहा है सुनने में कि बेल बेल का मतलब होता है बजना? तो बजने वाली कोई भी आवाज होती है, तो वो सुंदर थोड़ी ना हो सकती है। तो ये रिंग के बारे में बात कर रहा है कंक्लूजन में। लेकिन प्रीमाइस वन में ये बजने के बारे में बात कर रहा है, बेल के बारे में। तो जब ऐसा आपको दिखाई दे कि कोई शब्द इस तरीके का आ रहा है जिसके दो मतलब हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? fallacy ऑफ एम्बिगुअस मिडिल टर्म या fallacy ऑफ एम्बिग्विटी। क्लियर हो गया कि कैसे हो रही है? अभी तक आपने 4 ये पढ़ी है, 3 ऊपर पढ़ ली, 4 और 3 7 आप पढ़ चुके हो। बताओ, क्लियर हो रहा है ना कि कौन सी वाली कैसे अप्लाई हो रही है, कौन सा रूल लग रहा है? हो पा रहा है ना? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एक बार हम क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। अब इलिसिट मेजर, ये तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको ये समझा भी चुकी हूँ। मेजर से क्या मतलब है? मेजर हम कैसे देखते हैं? जब भी हमारे पास इस तरीके के प्रिपोजिशन और कंक्लूजन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में भी हमें सबसे पहले इसका प्रेडिकेट टर्म देखनी है। प्रेडिकेट टर्म क्या है? क्यू, क्यू है हमारी प्रेडिकेट टर्म। और प्रेडिकेट टर्म को हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म को हम बोलते हैं मेजर टर्म। ठीक है, ये हो गई हमारी मेजर टर्म। ठीक है, और जो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा माइनर। ठीक है, माइनर टर्म होता है। अब मेजर टर्म हमें पता है कि हमेशा प्रीमाइस वन में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया है, लेकिन अभी हम जो फालेसी पढ़ रहे हैं, हम वो मेजर वाली पढ़ रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये क्या है हमारी? मेजर मेजर प्रीमाइस है। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी? माइनर प्रीमाइस है। ठीक है, माइनर प्रीमाइस। तो अब हमें ये देखना है 150 वाला। ठीक है, कि सम एस आर क्यू
इसमें सम वाला कौन सा था? मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। हम्म, ठीक है। तो सम वाला ये हमारा आई, ठीक है, जिसमें कोई भी 100 नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, 50-50 होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 50 हो गया यहाँ पे, दोनों 50 हो गए, और यहाँ पे भी क्या हो गए, दोनों 50-50 हो गए। ठीक है, अब क्या है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, रुको। क्वेश्चन इस तरीके का बनना था कि कंक्लूजन में तो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि 100 आ रहा है, ठीक है, और जो आपका प्रीमाइस है उसमें आ रहा है 50। ठीक है, तो यही पढ़ा था ना हमने कि 50 में से 100 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में बनाने में मुझे लगता है गड़बड़ हुई है। रुको, मैं एक मिनट ठीक करती हूँ उसको। अच्छा, ये नीचे होना चाहिए था, नोट। ठीक है, ये होना था एस पी पी क्यू, हो गया दोनों 50-50। तो यहाँ पे आएगा नो। ठीक है, तो नो वाले में दोनों 100 होते थे ना, तो अब ये हो गया 100। ठीक है, और ऊपर हो गया हमारा 50। ठीक, तो अब हो जाएगी यहाँ पे एलिसिट मेजर। ठीक है, एलिसिट मेजर फालेसी। ठीक, समझ में आया? ये आपने 2 दिन और पढ़ा था, मुझे बताओ, दोबारा से बताऊं क्या इसको मैं? थोड़ी गड़बड़ हो गई ना बताने में, दोबारा से बता देती हूँ। एलिसिट मेजर प्रेमाइस में क्या था? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो हम चेंज करते हैं वो हम तब ये आप कह रहे हो ना कि मेजर टर्म ऊपर और माइनर टर्म नीचे, उसको कह रहे हो ना? वो तो आप जब मूड एंड फिगर देखते हो तभी तो चेंज करते हो, यहाँ पे आपको मूड थोड़ी बताना है। नहीं, नहीं, यहाँ तो आपको बस फालेसी देखनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी मेजर टर्म है, ये आपकी माइनर टर्म है, कौन सी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और कौन सी आपकी मिडिल टर्म है। ठीक है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने यहाँ सम की जगह पे नो किया था क्योंकि क्वेश्चन गलत बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या, नो वाले में हमें पता है कि दोनों क्या होते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी 100, ये भी 100। सम वाले में क्या होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, तो दोनों 50-50 होता है। ऑल वाले में क्या होता है, ऑल वाले में सब्जेक्ट 100 होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, तो मिडिल टर्म दोनों में पी थी, तो पी से पी कट गया। अब हमें दोनों देखना है, मेजर भी देखना है, माइनर भी देखना है। एस 100 था, यहाँ पे भी एस 100 है, तो चलो माइनर टर्म की तो है नहीं फालेसी। अब हम देखते हैं मेजर टर्म। क्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू हमने देखा भाई 50 है, क्योंकि दोनों 50-50 होते हैं सम वाले में। यहाँ पे 100 है, तो 150 में से 100 नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलिसिट मेजर फालेसी है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था 100 में से 100 आ जाएगा, 50 में से 50 आ जाएगा, 100 में से 50 आ जाएगा, लेकिन 50 में से 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलिसिट मेजर हो गया। एलिसिट माइनर में सेम है कि अगर आपकी माइनर टर्म मतलब कंक्लूजन में, है ना, कंक्लूजन क्या है हमारा, ये है नो पी आर क्यू, ये हमारा कंक्लूजन है। नो वाले में क्या होता है, दोनों 100-100 होते हैं। ठीक है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ठीक है, ये तो अलग ही क्वेश्चन बना पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा क्यू, है ना, मिडिल टर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है हमारा सब्जेक्ट 50, हमारा यहाँ पे 100, ऑल वाले में 100 होता है ना। प्रेडिकेट हो गया यहाँ पे 50,
है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 100 ही सम नोट वाले में प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो सम नोट क्यू वाला क्या हो गया, 100 हो गया क्यू। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि क्यू में से क्यू दोनों 100 है, तो मेजर टर्म फालिसी तो नहीं है। लेकिन आप देखो, नो पी आ रहा है, मतलब पी हमारा यहाँ पे नो के साथ में 100 होता है, ठीक है। ये 100 है, लेकिन यहाँ हम ऑल वाले में देख रहे हैं, यहाँ पर पी क्या है, 50 है। तो 50 में से 100 दे रखा है, मतलब एलिसिट माइनर फालिसी है। आया, समझ आया क्या कि कैसे हुई एलिसिट माइनर और एलिसिट मेजर फालिसी। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। सभी को क्लियर हो गया क्या, सभी को क्लियर हुआ। हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब नोट लगा हो तब 100। हाँ, ऐसे आप देख सकते हो कि नोट लगाओ तो 100, लेकिन मैंने आपको ये ट्रिक बताई है ना, आप इससे कर लो। ए मतलब आपको पता है, ठीक है। आपको ई का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है। आई का मतलब आपको पता है क्या होता है, और ओ का भी पता है आपने, ठीक है। ए मतलब क्या होता है, ऑल, ठीक है। हाँ, ई का मतलब क्या होता है, नो। आई का मतलब क्या होता है, सम। और ओ का क्या मतलब होता है आपका, सम नोट। ठीक, अब इनके साथ मैंने जो अल्फाबेट लिखे हैं, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका 100 होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बी फॉर बोथ, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दोनों 100 होंगे। एन फॉर नीदर, नीदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, मतलब कोई भी 100 नहीं होगा, दोनों 50-50 होंगे। पी मतलब प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट आपका 100 होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरीके से याद कर लो, सब्जेक्ट बोथ नीदर नॉर, हाँ, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये ठीक है, इससे कर लो चाहे जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, अब है नेगेटिव कंक्लूजन फॉर फ्रॉम अफर्मेटिव प्रीमाइसेस। अगर अफर्मेटिव मतलब नाम से ही पता लग रहा है, फ्रॉम अफर्मेटिव मतलब के दो पॉजिटिव दे दिए और उनका कंक्लूजन दे दिया नेगेटिव। अब दो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बनाएंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा एलिसिट अफर्मेटिव, ठीक है, या फिर नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अफर्मेटिव प्रीमाइसेस। ठीक, ऑल मैन आर लॉयल, पॉजिटिव है ना, अफर्मेटिव है। सम लॉयल आर शार्क, ये भी अफर्मेटिव है। सम मैन आर नॉट शार्क, तो ये दे दिया नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारी फालेसी हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव 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 होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब आगे, अब है हमारा फालेसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ये आपको पता ही है कि जो हमारी मिडिल टर्म है, उसमें से एक कम से कम 100 हमारी होनी जरूरी है। और मिडिल टर्म कौन सी होती है, जिसको हम कैंसिलिंग टर्म भी बोलते हैं, वो होती है जो जो कॉमन होती है प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में। उस मिडिल टर्म हमारी कंक्लूजन में नहीं होती, जैसे ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है, तो इसे देखने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, प्रीमाइस 1, ये हमारा क्या है, प्रीमाइस 2 है। क्या कॉमन आ रहा है, एनिमल एनिमल आ रहा है। क्या दोनों में देखो आप, 100 है क्या कोई, ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका 100 होता है, ठीक है। और प्रेडिकेट आपका क्या होता है, 50 होता है, ठीक है। अब लॉयन इज अ एनिमल, मैंने आपको बताया था, जो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसके आगे आपको कोई भी क्वांटिफायर लगा हुआ नहीं दिख रहा, तो वहां हम ऑल समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मानेंगे ऑल, ऑल लॉयन इज अ एनिमल, या ऑल लॉयन आर एनिमल, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ऑल लग गया तो ये भी 100 हो गया, और ये एनिमल क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब जब 50 हो गया, मतलब दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, ठीक है, दोनों 50-50 हो गए, तो यहाँ पे कौन सी फालिसी हो जाएगी, फालिसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, ठीक है। समझ में आया कैसे हुई, फालिसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कैसे हुई, क्लियर हुआ, हुआ क्या।
ठीक है। अब देख लेते हैं हम एग्जिस्टेंशियल फालेसी। एग्जिस्टेंशियल फालेसी क्या होती है हमारी? एग्जिस्टेंशियल का मतलब है, अगर आप देखोगे तो आपके पास रहती है, दो प्रीमाइस रहता है और एक आपका कंक्लूजन रहता है। अगर आपकी दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं, ठीक है, तो आपका जो कंक्लूजन है वो आपका पर्टिकुलर नहीं होगा, वो भी आपका यूनिवर्सल होगा। ठीक है, मतलब देखो, यूनिवर्सल का क्या मतलब समझते हैं हम? ऑल एंड नो, यही तो होता है यूनिवर्सल। और पर्टिकुलर क्या होता है? सम एंड सम नोट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये भी ऑल है, ये भी ऑल है। ठीक है, मतलब ये यू, ये भी यू, यूनिवर्सल यूनिवर्सल। और ये क्या आ गया? सम आ गया, मतलब पी आ गया, यू यू पी। ठीक है, तो क्या हो गई यहाँ पे? एग्जिस्टेंशियल फालेसी हो गई। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल फालेसी एक तो इस वाले रूल में होती है कि भाई यूयूपी नहीं होना चाहिए, मतलब कि दो अगर यूनिवर्सल है तो जो कंक्लूजन होगा वो पर्टिकुलर नहीं आना चाहिए, वो भी फिर यूनिवर्सल में ही आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा फालेसी देख पा रहे हो, ठीक है, मोर देन वन फालेसी अगर होगी तो उसको भी हम एग्जिस्टेंशियल फालेसी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा फालेसी होगी तो एग्जिस्टेंशियल फालेसी होगी। तो ये दो चीजें रहेंगी एग्जिस्टेंशियल के बारे में, है ना? एक कि दो यूनिवर्सल के बाद में जो कंक्लूजन आएगा वो भी यूनिवर्सल आना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं आएगा। दूसरा रूल क्या हो गया कि अगर एक से ज्यादा फालेसी आप फाइंड आउट कर लेते हो तो तब भी एग्जिस्टेंशियल फालेसी होगी। ठीक है, तो क्या आपको ये आज की बात समझ में आई? आपने ये ऑलमोस्ट जितनी भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सारी आपने फॉर्मल फालेसी आज पढ़ ली है। ठीक है, 8 तो आपकी यही थी, 9 आपकी ये हो गई एग्जिस्टेंशियल, और 3 आपने शुरू में पढ़ी थी, तो 12 पढ़ी है आपने आज। ठीक है, इससे पहले वाली ये वाली क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाली शिवा, यही वाली पूछ रहे हो क्या जो स्क्रीन पे दिख रही है? ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है तो जब आप मोड एंड फिगर हम पढ़ रहे थे तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जो मिडिल टर्म होती है ना, मिडिल टर्म आप क्या देखोगे? प्रीमाइस वन में भी होगी, प्रीमाइस टू में भी होगी। ठीक है, तो जब हम मिडिल टर्म पढ़ेंगे देखेंगे तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, मिडिल टर्म दोनों में से, दोनों प्रीमाइस में से किसी एक में 100 होना कंपल्सरी है। ठीक है, अगर दोनों में 50, मतलब इसमें भी वो 50 आ जाए, इसमें भी 50 आ जाए, मतलब दोनों में ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? फालेसी हो जाएगी। क्लियर? तो अभी जब हमने देखा ऑल कैट्स आर एनिमल, लॉयन इज अ एनिमल, तो यहाँ एनिमल एनिमल क्या थी? ये दोनों कॉमन थे, लेकिन हमने ये देखा कि ये भी 50 था, ये भी 50 था, तो इसीलिए यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फालेसी हो गई। ठीक है, अभी समझ आया? समझ में आया? कोई एक 100 होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कोई एक होना जरूरी है, चाहे वो प्रीमाइस वन में हो चाहे वो प्रीमाइस टू में हो। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मैं इतनी ही लाई थी, मैंने कहा फिर कंफ्यूज ना हो जाओ अगर ज्यादा ले आई तो। ठीक है, कल हम इनफॉर्मल फालेसी पढ़ेंगे, बहुत सारी है और बहुत मजा आता है उनको पढ़ने में। ठीक है, पूछ लो अभी पूछना है तो कुछ। अच्छा, पीडीएफ रह गई, कर दूंगी मैं, आज ही कर दूंगी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? और कितनी ज्यादा है मैम? ज्यादा इनफॉर्मल फालेसी आपकी काफी सारी है, 15-20 तो ऐसे ही पढ़ लेते हो, 15 तो ऐसे ही पढ़ लोगे आप हवा में ही। ठीक है, और सारी पढ़ने पे आओगे तो बहुत ही सारी है, तो सारी पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन में ज्यादातर आती है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने वही पढ़ी है जो ज्यादातर आती है कि हालांकि इससे बहुत ज्यादा और भी है। ठीक है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो बेहतर होगा। मैं और देखती हूँ, अगर और मुझे लगेगी तो मैं और कल पढ़ा दूंगी फिर। ठीक है, और फालसी, बाकी रूल्स बहुत सारे हो गए हैं तो इन्हें याद रखना,
सारे रूल्स को, जो भी आपने मूड एंड फिगर में पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पढ़ा है, ठीक है, कल आपने पढ़ा था, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर ओवर करें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।